नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको बताएंगे कि अब तक की 5 बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ताज़ा मार्केट में आप कहां पर ट्रेड कर पाएंगे। इसको लेकर 5 ट्रेडिंग कॉल्स हम आपको बताएंगे और फिर आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अहम खबरों की। लेकिन आपको बताएं कि इस वक्त एक अहम खबर ये आई है मानसून को लेकर कि 16 मई तक अंडमान पहुंच सकता है मानसून। ये बयान आईएमडी की तरफ से आया है और शनिवार तक अंडमान के तटों पर मानसून पहुंचने की संभावना है। केरल में बिल्कुल तय समय पर 1 जून को मानसून पहुंच सकता है और मुंबई 11 जून को और दिल्ली 27 जून को मानसून पहुंचने की संभावना जताई गई है और इस साल मानसून बेहतर रहने का अनुमान लगाया गया है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं स्काईमेट के साइंटिस्ट महेश पलावत। पलावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 16 मई को अंडमान मानसून पहुंच सकता है, ये बात आईएमडी ने कही है। आपकी रिसर्च में क्या चीज़ें नई है कि 16 मई को अंडमान पहुंचने के बाद मानसून की रफ्तार आगे के लिए कैसी रहेगी? देखिए मृत्युंजय, ये जो अभी कह रहे हैं कि जो मानसून है वो 16 मई तक पहुंच जाएगा साउथ अंडमान सी और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में, वो सही है क्योंकि अब ऑलरेडी आपने देखा होगा बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं और वहाँ एक लो प्रेशर एरिया बन गया है जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और डिप्रेशन बन के हो सकता है कि पहला साइक्लोन अम्फान बन जाए। तो वो जैसे ही ये बारिश और बढ़ेगी तो ये लो प्रेशर के एरिया के कारण थोड़ा सा 2 या 3 दिन का एक कह सकते हैं जल्दी आ गया है, आएगा मानसून वहां पर। और अभी जो कंडीशन बन रही है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी ऊपर आ रहा है, तो 1 जून के आसपास जो उन्होंने कहा है आईएमडी ने वो भी लगभग सही दिख रहा है। 1 आध दिन आगे पीछे हो सकता है और 1 जून को हो सकता है कि मानसून दस्तक दे दे केरल के ऊपर। जी ओके, तो आप कह रहे हैं कि मानसून 1 जून को केरल में भी दस्तक दे सकता है। अब मैं आपसे अगला सवाल सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि कई बार ये होता है कि मानसून की शुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन जो पीक सीजन होता है खरीफ फसलों की बुआई का, उस समय मानसून दगा दे जाता है। तो क्या इस बार भी इस बात की कोई आशंका है या आपको लगता है कि जून और जुलाई का महीना जो कि खरीफ की बुआई के लिहाज से बहुत अहम माना जाता है, इन 2 महीनों में भी बहुत अच्छी बारिश होने वाली है? क्या लगता है? देखिए, ये तो अभी देखने वाली बात है क्योंकि पिछले साल आपने देखा था कि जून का महीना काफी कमजोर निकला था। उस समय भी अल नीनो था, लेकिन इस बार न्यूट्रल कंडीशन है तो इसीलिए लग रहा है कि जून का महीना भी ठीक निकलेगा। और पिछले साल की तरह ही जो अल नीनो के बाद ला नीना आ गया था, तो अब पहले से ही न्यूट्रल कंडीशन है और ला नीना की तरफ जाने के संकेत दिख रहे हैं कि जुलाई के सेकेंड हाफ में समुद्री सतह का तापमान और ज्यादा कम हो जाएगा ईस्टर्न प्रशांत महासागर में, तो जिससे कि ला नीना आ जाएगा और मानसून और रफ्तार पकड़ेगा। तो अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि जून काफी ज्यादा कमजोर निकलेगा। हो सकता है कि जून में मानसून दस्तक देने के बाद थोड़ी सी रफ्तार दिन में हो जाए, लेकिन पिछले साल की तरह इतनी कमजोरी इस बार दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि मानसून, 2 चीजें अब तक क्लियर हुई हैं। एक तो ये कि मानसून तय समय पर पहुंचेगा और उसके बाद मानसून की रफ्तार भी ठीक रहेगी। तो तय समय और रफ्तार, ये इन दोनों चीजों को लेकर कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब जो मैं तीसरा और आखिरी सवाल आपसे पूछने वाला हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये होता है कि मानसून तय समय पर भी होता है, रफ्तार भी ठीक होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं होता है, वितरण ठीक नहीं होता है। वितरण से मेरा मतलब ये है कि जो खेती वाले इलाके होते हैं वहां पर पता चला कई बार बहुत कम बारिश हो जाती है, जहां पर बारिश की जरूरत नहीं है वहां पर हैवी रेन हो जाता है, बाढ़ के हालात बन जाते हैं। तो बारिश के वितरण को लेकर क्या संभावनाएं हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं आप लोगों के पास? डिस्ट्रीब्यूशन रेन का कैसा रहने वाला है? देखिए मृत्युंजय जी, इस बार आपको पता है कि स्काईमेट ने मानसून का फोरकास्ट नहीं किया है और हम अभी यही बता सकते हैं कि जो मानसून है वो नॉर्मल रहेगा जो आईएमडी ने कहा है। तो सारे जो इस समय संभावनाएं लग रही हैं, जितने भी कारक हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, वो नॉर्मल मानसून की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी से कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इस बार हमने इसके बारे में कोई भी आंकड़े जारी नहीं किए हैं। तो लेकिन यह है कि जुलाई के एंड होते होते मानसून थोड़ी रफ्तार पकड़ेगा क्योंकि ला नीना की तरफ जब आ जाएगा। और लेकिन पिछले साल जो
इंडियन ओशन डाइपोल काफी ज्यादा पॉजिटिव था, वो भी न्यूट्रल की तरफ रहेगा, तो रफ्तार तो पकड़ेगा लेकिन उतनी रफ्तार नहीं पकड़ेगा जो अगस्त और सितंबर में पिछले साल पकड़ी थी। तो इसीलिए एक्सेस की जगह वो सामान की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया महेश पलावत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। तो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो ये कि तय समय पर मानसून पहुंचेगा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि मानसून की रफ्तार भी जून के महीने में ठीक रहेगी, तीसरी बात जो हमने जानना चाहा, हालांकि महेश पलावत जी ने कहा कि ये कहना भी जल्दबाजी है, हम आगे आपको इसका जवाब दिलाएंगे कि बारिश अगर अच्छी होगी तो वितरण कैसा होगा, क्या जो तमाम इलाके हैं जो जहां पर ज़रूरत ज़्यादा है बारिश की वहां पर ठीक ठाक बारिश होगी, इसको लेकर हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। और दूसरी खबर यह है कि सोने चांदी का मार्केट दायरे में है। एमसीएक्स पर सोना 45,600 रुपए के करीब है, चांदी का भाव 43,000 के नीचे है और दबाव में है बुलियन का मार्केट पिछले कुछ दिनों से, और बाइंग की कमी मार्केट में दिख रही है। आज फेड चेयरमैन जेरोम पावेल भाषण देंगे, उस पर बाजार की नजरें टिकी हुई हैं। क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव है। ब्रेंट क्रूड का भाव $29.5 के नीचे है, 2% के आसपास की कमजोरी है। WTI क्रूड का भाव $22.5 के नीचे है और 1.5% तक भाव टूटा है। पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 76 लाख बैरल बढ़ा है, ये API की रिपोर्ट है, उसका इंपैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पर तेज गिरावट है, 4% तक दाम यहां पर टूट चुके हैं MCX पर और भाव 127 रुपए के करीब पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम लुढ़के हैं। खपत जो कंजम्पशन है वो कम होने की बात की जा रही है, उसका इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। मेटल की बात करें तो बेस मेटल में दूसरे दिन भी गिरावट है। निकेल कॉपर के दाम नीचे आए हैं, निकेल 925 और कॉपर 400 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान को लेकर जो आशंका जाहिर की जा रही है उसमें गिरावट की, उसका इंपैक्ट हम मेटल मार्केट के ऊपर भी साफ तौर पर देख रहे हैं। ग्वार की बात करें तो यहां पर तेजी है, ग्वारगम का वायदा 5200 के करीब है, ग्वारसीड 3500 के करीब, करीब 1% तक की मजबूती है। जो हाल के दिनों में गिरावट आई थी उस गिरावट पर थोड़ी सी बाइंग लौटी है, जिससे कीमतें यहां पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। और अब आपको बताते हैं कि आज के लिए आप ट्रेड कहां पर कर पाएंगे, और ये बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड का मार्केट बहुत दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है, दायरे के इस बाजार में आज के लिए कोई ट्रेड आपको गोल्ड में दिख रहा है क्या? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए सुबह से तो हमने देखा है कि एक स्टेडी डिक्लाइन दिखा है, यानी ऊपरी स्तरों से हमने देखा है कि गोल्ड धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और आप पूरा हफ्ता भी अगर देख लें तो निचले स्तरों पे यानी 45,400 से 300 के रीजन में डेफिनेटली एक सपोर्ट जोन बन गई है और ऊपरी स्तरों में 46,000 से 46,300 ये एक सप्लाई जोन है। मुझे लगता है कि इनिशियली शाम को जो डेटा आने हैं उसके बाद में पॉसिबल है कि एक हल्का सा डिप देखने मिलेगा, तो नीचे में मैं बाइंग करने की सलाह दूंगा 45,450, यानी यहाँ लगभग 200 रुपए करंट मार्केट से नीचे आ सकता है। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर चाहे तो एक बार बिकवाली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर व्यू के साथ चलना चाहें तो निचले स्तरों पे खरीदारी की सलाह होगी 45,450 पे। और ओवरऑल आज से कल के बीच में मुझे लगता है दोबारा 46,000 के लेवल हमें गोल्ड में दिख जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। चांदी पर क्या कमेंट है आपका? चांदी में अगर ट्रेड करना हो तो क्या ये वक्त सही है चांदी में बाइंग करने के लिए? जी देखिए पिछले कुछ दिनों में हमने चांदी को हल्का सा आउट परफॉर्म करते हुए देखा है गोल्ड को, क्योंकि बेस मेटल्स में थोड़ी सी आई वुड से रौनक लौटी है या जान लौटी है, तो इसके चलते हमने चांदी को ऑलमोस्ट 44,000 तक के स्तर भी छूते हुए देखा। अभी फिर से 43,000 के नीचे चल रही है, बट मुझे लगता है कि डाउनसाइड जो है लिमिटेड है। 42,700 से 42,800 के रीजन में एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो वहां पर बाइंग की सलाह होगी। 42,500 के नीचे का स्टॉप होगा और प्योरली इंट्राडे या आज से कल सुबह के सेशन तक हो सकता है कि 43,300 ये एक टारगेट हमें देखने मिले, तो चांदी में भी डिप पे बाइंग की सलाह होगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर इन दोनों कमोडिटी में आज के लिए बाइंग का मौका है। क्रूड में क्या किया जाए? क्रूड में तेजी जो आई थी कल, वो तेजी आज गायब हो गई है, क्योंकि अमेरिका से ये रिपोर्ट आई है कि वहां पर स्टॉक में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जो API की रिपोर्ट आई है। तो आपको लगता है क्रूड अभी और नीचे जाएगा, या जो गिरावट है इसे एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए इंट्राडे के लिए ही सही?
जी। देखिए गिरावट जो है काफ़ी मामूली गिरावट है, हालाँकि परसेंटेज टर्म्स में 0.8% डाउन दिखा रहा है, बट मुझे लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड होगा। कल जो रिपोर्ट आई थी, जब क्रूड लगभग 70-80% गिर चुका है पिछले कुछ महीनों में, तो ये जो इन्वेंटरी रिपोर्ट है कहीं न कहीं वो डिस्काउंटेड है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से अभी जो मार्केट देख रहा है वो ये देख रहा है कि सऊदी अरेबिया ने अपना जो एशिया के लिए जो क्रूड सप्लाई करती है उसका ओएसपी बढ़ा दिया है $1 से। सेकेंडली प्रोडक्शन में कमी की बात कर रहे हैं। तो इसके चलते इन प्राइसेस पर, लोअर प्राइसेस पर क्रूड को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के लिहाज से अगर व्यू लिया जाए तो 2000 के ऊपर के स्तर हमें दोबारा देखने मिलेंगे। इनिशियली 1900 के करीब प्राइसेस मिल सकती है, वहां पर एक बार बाइंग की सलाह होगी। रीसेंट लो यानी 1840 के नीचे स्टॉप होगा और 2020 का एक इमीडिएट टारगेट लेके चला जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं बेस मेटल की। और मेटल मार्केट में अभी भी डिमांड घटने की चिंता हावी है साफ तौर पर ग्लोबली, चूंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, लिहाजा डिमांड के फ्रंट पर कंसर्न है। तो ऐसे में जो लोग कॉपर में या जिंक में ट्रेड करना चाहते हैं उनको ताज़ा भाव पर क्या करना चाहिए? जी, देखिए जैसे आपने बताया कि कंसर्न्स डेफिनेटली हैं अभी भी, और क्योंकि कॉपर, ज़िंक में पिछले काफ़ी हफ्तों में एक रिकवरी ऑलरेडी देख चुके हैं और 410 का एक स्तर है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है कॉपर को निकालने के लिए। सिमिलरली ज़िंक के लिए 157 का जो एक लेवल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज़ अ रेजिस्टेंस। तो जब तक इन स्तरों के नीचे, तब तक यहाँ से और इंक्रीमेंटल तेज़ी आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मुझे लगता है कि जो इंट्राडे या 2 या 3 दिनों से जो ट्रेंड चला आ रहा है कॉपर में सेल ऑन रैलीज का, मैं उसके साथ ही स्टिक करना चाहूँगा। 402.50, 403 जो लगभग करंट मार्केट है उधर बिकवाली की सलाह होगी और ऊपर में 405 के करीब स्टॉप रखा जा सकता है। डाउनसाइड में 398 से 397 का टारगेट होगा। सिमिलरली जिंक में 153.5 पे बिकवाली की जा सकती है, 155 का स्टॉप लेके और 151 का टारगेट होगा। ठीक है, ओके। तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा, इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए और जो लेवल आपको अभी अमित जी ने बताए हैं उसको आप फॉलो करिए। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हैं। पूछिए कैलाश जी। सर गुड आफ्टरनून सर। सर मैंने आपके सजेशन के अनुसार ही 25 लॉट जो सेल किए थे वो कवर कर लिए लॉस में 400 पे। अब लॉन्ग करना चाहिए क्या, ये स्ट्रिक्टली राय दीजिए। ठीक है, कॉपर में क्या अब हालांकि अभी हमने बात की है कॉपर के बारे में, तो अमित जी कह रहे हैं कि आप बेचकर चलें और टारगेट 397 कर दिया है जो आपका बाइंग का लेवल था। लेकिन अगर इंट्राडे को छोड़ दें, पोजिशनली कोई ट्रेड बन रहा है क्या बाइंग का इसमें कॉपर में अमित जी? जी देखिए पिछले हफ्ते भी जब मैं आपके चैनल पे था तो यही बात थी कि तभी भी कॉपर 408 409 के करीब था। जो मैंने आपसे यही कहा था कि 410 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, पोजिशनली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं आ पाती है तब तक नीचे के लेवल्स पे यानी 397 398 पे आप हो सकता है बाइंग देखेंगे, लेकिन जो अपसाइड होगा वो लिमिटेड होगा। तो मैं यही कहूंगा कि इन स्तरों के आसपास जब भी बाइंग करें प्लीज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। 2 या 3 रुपए के स्टॉप लॉस आपके कॉस्ट से काफी रहेंगे। हाँ, एक बार 410 का स्तर निकल गया, वीकली क्लोजिंग आ गई, मार्केट सस्टेन हो जाता है और ये तब होगा जब जो इकोनॉमी को लेके जो कंसर्न्स है वो हटेगी। तो जब ऐसा हो जाता है तो कॉपर में बाइंग ऑन डिप्स का एक व्यू लौटेगा। तब तक इन लेवल्स पे बाइंग पोजिशनली अवॉइड करना बेटर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है विवेक का, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी पूछिए। नमस्कार भूपेंद्र जी। एक्चुअली मुझे क्रूड में अगर शॉर्ट टर्म में पोजीशन बनानी है तो क्या करना चाहिए, मतलब बाय करना चाहिए लेवल पे या सेल करना चाहिए? क्रूड में अगर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनानी है तो बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? ओके, बताइए अमित जी क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए क्रूड में? जी देखिए, जैसे इंट्राडे मेरी सलाह है बाइंग करने की, 2000 के ऊपर के स्तर देखने मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके आगे की बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपसाइड जो होगा फिर भी लिमिटेड होगा।
लास्ट वीक भी हमने देखा था 2050-60 से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया था। तो 2100 का एक थोड़ा बड़ा बैरियर है, जब तक ये नहीं निकलता है तो इंक्रीमेंटल पोजिशनल अपसाइड लिमिटेड है। इंट्राडे या 2 दिन के लिए यहाँ से डेफिनेटली अपसाइड होगा, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना बेहतर रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।